हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ मनी को डिस्कस करेंगे। मुद्रा जो है मानव के इतिहास में एक क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है, क्योंकि जब से मानव ने मुद्रा का आविष्कार किया है तब से उसके आर्थिक जीवन में जो है बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। उसका सामाजिक जीवन वो पूरी तरह से बदल गया है, और जो राजनीतिक जीवन है, राजनीतिक अवस्थाएं हैं, उनमें भी पूरी तरह से परिवर्तन आ गया है। तो इस जो ये परिवर्तन आए हैं, इस परिवर्तन के आधार पर हम जो है मुद्रा के महत्व को 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला, आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का प्रत्यक्ष महत्व। दूसरा, आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का अप्रत्यक्ष या परोक्ष महत्व। और तीसरा, अनार्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व। तो अब हम एक-एक करके इन तीनों क्षेत्रों में मुद्रा का क्या महत्व है उसको हम डिस्कस करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का प्रत्यक्ष महत्व। आज अगर हम देखें तो लगातार जब आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें वृद्धि होती जा रही है, कि पुराने समय में जो आर्थिक क्रियाएं थी, जो लेवल था, उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है, क्योंकि आज जो है कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आ गया है। मनुष्य की आवश्यकताएं उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने के लिए लगातार नई नई आर्थिक क्रियाएं सामने आ रही है। और ये जो प्रत्येक प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है उसमें मुद्रा का ही उपयोग होता है। तो इस प्रकार से मुद्रा जो है प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में जो है वो अपना महत्व रखती है। मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी मुद्रा के माध्यम से ही संचालित हो रही है। तो अब हम एक एक करके जो आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व डिस्कस करते हैं। उपभोग के क्षेत्र में महत्व। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपनी आय प्राप्त करता है, और आय प्राप्त करने के पीछे उसका मकसद होता है कि उसकी जो बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जिन आवश्यकताओं को वह वस्तुओं और सेवाओं से पूरा कर सकता है, उन वस्तुओं और सेवाओं को जो वो उस आय से खरीदे। तो इस प्रकार एक व्यक्ति अपनी आय को जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय करता है। और जब एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं पर अपनी आय को व्यय करता है, तो वो ये चाहता है कि भी उस व्यय से उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए समसीमांत उपयोगिता के नियम का प्रयोग किया जाता है। यानी समसीमांत उपयोगिता जो होती है, इसमें हम एक तो सीमांत उपयोगिता को लेते हैं, मार्जिन यूटिलिटी, और दूसरा प्राइस का प्रयोग करते हैं। अब मार्जिन यूटिलिटी बिना मुद्रा के नहीं मापी जा सकती, और जो प्राइस है उसको भी हम बिना मुद्रा के माप नहीं सकते। तो जब एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्ति का पता लगाने के लिए सीमांत उपयोगिता और कीमत की जरूरत है, तो सीमांत उपयोगिता और कीमत का पता बिना मुद्रा के लगाना संभव नहीं है। तो एक जो उपभोक्ता है वहां पर संतुलन में होता है, जहां मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ ए, यानी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ ए इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी अपॉन प्राइस ऑफ बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन अपॉन प्राइस ऑफ एन। यानी एक उपभोक्ता जितनी भी वस्तुओं का प्रयोग करता है, सभी वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमतों का अनुपात जो बराबर होना चाहिए। अगर ये 10 वस्तुएं प्रयोग कर रहा है, तो 10 वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, मार्जिन यूटिलिटी और कीमतों का अनुपात बराबर होना चाहिए। उसी अवस्था के अंदर एक जो उपभोक्ता है वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। दूसरा, जब से मुद्रा आई है तब से उपभोक्ता को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। यानी एक उपभोक्ता आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया कि वो मुद्रा के माध्यम से जिन वस्तुओं का चाहे उन वस्तुओं का कंजप्शन कर सकता है, जिन वस्तुओं और सेवाओं की उसे इच्छा है वो अपनी मर्जी से उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। एक मुद्रा की वजह से उपभोक्ता जो है धन संचय आसानी से कर सकता है, यानी बचत जो होती है वो कर पाता है। और जब एक व्यक्ति के पास जो बचत होती है उसे भविष्य को लेकर के सुरक्षा की भावना महसूस होती है। यानी जब उसके पास में मुद्रा होती है तो उसे लगता है कि आने वाले समय में जब बुढ़ापा होगा या अचानक कोई बीमारी आ सकती है या कोई दुर्घटना हो सकती है, अगर उसके लिए उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसके पास में मुद्रा उपलब्ध है। तो इस प्रकार से एक उपभोक्ता के लिए जो है मुद्रा का काफी ज्यादा महत्व है। दूसरा, उत्पादन के क्षेत्र में महत्व। कोई भी प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है वस्तुओं और सेवाओं का, तो वो उस प्रोडक्शन से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है। अब देखिए, अधिकतम लाभ का पता हमें कब चलेगा? जब हमें कितनी तो आय प्राप्त हुई उससे, और उस आय को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी लागतें आई। तो इसके लिए
वस्तु जो उपभोग जो प्रोड्यूसर होता है, जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन करता है, उसकी कीमत का पता होना चाहिए, उसकी बिक्री का पता होना चाहिए, क्योंकि आय कितनी होगी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी एक उपभोक्ता ने जो वस्तुएं बनाई है उसकी कीमत क्या है और उसने कितनी वस्तुएं बेची है। और दूसरा, उसकी लागत के बारे में पता होना चाहिए। अब कीमत का पता बिना मुद्रा के नहीं लगता, लागत के बारे में भी पता जो है बिना मुद्रा के नहीं लग पाता। तो इस प्रकार से अधिकतम लाभ के बारे में जानकारी हमें तब तक नहीं हो सकती जब तक हमें लागत और आय का पता ना हो, और आय और लागत का सही अनुमान हम तब तक नहीं लगा सकते जब तक हमें मुद्रा हमारे पास ना हो। दूसरा, जब से मुद्रा आई है तब से एक तरफ तो डिमांड बढ़ी है, दूसरी तरफ जो निवेशक है उन निवेशकों के लिए साख उपलब्ध हुई है, जिसकी वजह से बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन होने लगा है और इससे उत्पादन का पैमाना बढ़ा है। और उत्पादन का पैमाना बढ़ने से श्रम विभाजन के लाभ जो है उत्पादकों को प्राप्त होने लगे हैं। श्रम विभाजन का मतलब है कि कोई भी जो गतिविधि है उस गतिविधि को छोटे छोटे भागों में बांट करके उसका प्रोडक्शन करना। तो जब बड़े पैमाने पर हम प्रोडक्शन करते हैं तो श्रम की जो कार्य प्रणाली, उस कार्य प्रणाली के आधार पर हम उस कार्य को अलग अलग भागों में बांट करके बहुत कम लागत के ऊपर अधिक मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरा, जब हम अधिकतम उत्पादन की बात करते हैं तो अधिकतम उत्पादन का निर्धारण जो वो भी मुद्रा की सहायता से किया जा सकता है। एक प्रोड्यूसर अपने संसाधनों को विभिन्न क्षेत्रों में या विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं में इस प्रकार से लगाता है ताकि उसे अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो, और ये उस अवस्था में होता है जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन ए इज इक्वल टू प्राइस ऑफ ए, यानी ए क्षेत्र में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो ए क्षेत्र की कीमत के अनुपात के बराबर, बी क्षेत्र की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बी क्षेत्र के अनुपात, और इसी प्रकार से जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है उन सभी वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन में जो उत्पादन के साधन है उनकी सीमांत उत्पादकता और कीमतों का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो जहां पर जो उत्पादन के साधन है विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सीमांत उत्पादकता और कीमतों का अनुपात बराबर होगा, उस अवस्था के अंदर अधिकतम उत्पादन होगा। तो हमें जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है उसका तो हम जो है भौतिक उत्पादन से पता लगा सकते हैं, लेकिन जो कीमत है उसका पता हमें मुद्रा के माध्यम से ही लगता है। आगे विनिमय के क्षेत्र में सहायक मुद्रा से जो वस्तु विनिमय की प्रणाली थी उसकी समस्याएं जो है काफी हद तक दूर हो गई है। तो मुद्रा जो प्रणाली थी उसकी जो समस्याएं कौन कौन सी थी, दोहरी आवश्यकताओं का संयोग होना चाहिए, जो विनिमय की जो मुद्रा प्रणाली थी उसमें धन संचय की समस्या आती थी, जो इसमें जो है समय भी अधिक लगता था, और इसके अंदर जो है मूल्य का जो मापक था वो भी काफ़ी मुश्किल होता था, यानी एक वस्तु का मूल्य जो है क्या होगा, क्योंकि अलग अलग वस्तुओं में एक ही वस्तु का मूल्य अलग अलग होता था। तो इसके कारण जो है विनिमय प्रणाली की समस्याएं जो है दूर हो गई है। दूसरा, मुद्रा के कारण जो है भावी सौदे संभव होने लगे हैं, यानी आज हम किसी भी वस्तु का लेन देन कर रहे हैं, आने वाले समय में उसकी जो वर्तमान में जो सौदे की कीमत है उस कीमत का आने वाले समय में भुगतान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से मुद्रा के कारण जो है वर्तमान सौदे हैं उसका मूल्य तय होता है, और उस मूल्य के आधार के ऊपर जो है बहुत अधिक मात्रा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। क्योंकि अगर भावी सौदे ना हो तो वर्तमान में हो सकता है किसी व्यक्ति के पास में मुद्रा ना हो या पैसे ना हो, तो उसकी वजह से वो वस्तुओं और सेवाओं का खरीद नहीं कर सकता। लेकिन अगर भावी सौदों का सिस्टम प्रचलन में है तो इसलिए वो अगर वर्तमान में उसके पास इनकम नहीं है तो भी वो व्यापार कर सकता है, वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। तो इस प्रकार से मुद्रा के कारण भावी सौदे संभव हुए हैं और उसकी वजह से व्यापार में वृद्धि हुई है, चाहे वो क्षेत्रीय व्यापार की बात हो, चाहे वो राष्ट्रीय व्यापार की बात हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात हो, हर प्रकार का व्यापार जो है वो पहले से बढ़ा है। दूसरा, मुद्रा के कारण जो साख निर्माण को भी बढ़ावा मिला है, यानी उधार लेने की जो व्यवस्था है वो जो है काफ़ी अधिक बढ़ गई है। उधार के लिए पर्याप्त मात्रा में मुद्रा मुद्रा जो है वो उपलब्ध है, और इसके कारण भी विनिमय में वृद्धि हुई, यानी वस्तुओं का लेन देन है वो बढ़ा है। और मुद्रा जो होती है वो कीमत नियंत्रण का कीमत संयंत्र का आधार होती है। कीमत संयंत्र क्या होता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई जो होती है उसके द्वारा कीमत तय होती है। तो मुद्रा जो होती है वो, क्योंकि कीमत जो तय होगी वो प्राइस जो तय होगा वो मुद्रा में ही होगा, तो मुद्रा जो है कीमत संयंत्र का आधार है। और आज विनिमय के क्षेत्र के अंदर
जो पूंजीवादी क्षेत्र है, पूंजीवादी सिस्टम है, वहाँ पर जो विनिमय को कीमत से अंतर है वही तय करता है, वही नियंत्रित करता है। व्यापार के क्षेत्र में महत्व। मुद्रा के कारण जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसकी जो कठिनाइयां हैं वो दूर हुई है और इसकी वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुई है। दूसरा, मुद्रा के कारण भावी सौदे होने संभव हुए, जिसकी वजह से देश विदेश में होने वाले व्यापार को भी बढ़ावा मिला है। मुद्रा के कारण मुद्रा बाजार का विकास हुआ है। मुद्रा बाजार के अंदर जो होता है वो उधार पैसा लिया जाता है, तो उसकी वजह से जो है व्यापार को बढ़ावा मिला है, क्योंकि बहुत सारे जो निवेशक होते हैं वो मुद्रा बाजार से ऋण लेकर के जो है व्यापार करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो इससे भी व्यापार को बढ़ावा मिला है। अब मुद्रा के माध्यम से ही बैंक ड्राफ्ट है, चेक है, विनिमय पत्र है, इनका इनका जो प्रचलन संभव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बैंक ड्राफ्ट देगा तो उसके लिए पहले अकाउंट में मुद्रा होनी चाहिए। अगर कोई चेक से लेन देन करता है तो उसके लिए पहले उसके अकाउंट में मुद्रा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बैंक ड्राफ्ट है, चेक है, विनिमय पत्र है, इन्होंने जो है व्यापार को और आसान बना दिया है। और इन्होंने व्यापार को आसान बनाया, लेकिन इनको बनाने का कार्य, इनको चलाने का कार्य जो मुद्रा ही करती है, क्योंकि इनके पीछे मुद्रा होती है। आगे वितरण के क्षेत्र में महत्व। जो राष्ट्रीय आय होती है उसको मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, यानी जितना भी एक देश के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ है उनको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। और फिर क्योंकि ये जो प्रोडक्शन होता है, उत्पादन के 4 साधन होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। अब जो लैंड है उसको लगान मिलेगा, तो जो प्रोडक्शन हुआ है, राष्ट्रीय आय हुई, उसमें लगान का कितना हिस्सा है, वो जितना उत्पादन में योगदान है इस भूमि का उतना उसको मिल जाएगा। इसको मजदूरी कितनी मिलेगी श्रम को, वो मजदूरी का कितना कंट्रीब्यूशन है उसके अनुसार जो इसका बंटवारा होगा। पूंजी को ब्याज क्या मिलेगा, ये जो है पूंजी का उत्पादन में कितना योगदान है वो मिल जाएगा। और जो उद्योगपति है उसको लाभ कितना मिलेगा, ये जो है इस उद्योगपति के उत्पादन में जो कंट्रीब्यूशन है उसके अनुसार दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से वितरण का जो क्षेत्र है जिसमें उत्पादन के साधनों में राष्ट्रीय आय का बंटवारा जो है आसानी से हो सकता है, ये जो कार्य है वो मुद्रा ने किया है। नेक्स्ट, राजस्व के क्षेत्र में महत्व। आज जो कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है, और जब से कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट आया तब से राज्य के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अब कोई भी कल्याण का कार्य राज्य सरकार को करना है या केंद्र सरकार को करना है तो उसके लिए उसे बहुत अधिक मात्रा में धन की जरूरत होगी। अब सरकार ये धन जो है कर के रूप में प्राप्त कर सकती है, सार्वजनिक ऋण ले सकती है और घाटे के बजट के माध्यम से भी प्राप्त कर सकती है। चाहे कर की बात हो, चाहे सार्वजनिक ऋण की बात हो, चाहे घाटे के बजट की बात हो, इन सभी को प्राप्त करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता है, क्योंकि बिना मुद्रा के कर सिस्टम काम नहीं करेगा। मुद्रा जो सार्वजनिक ऋण है उसको लेना संभव नहीं होगा, और जो घाटे का बजट है उसको अपनाना भी संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार मुद्रा ने जो ये कॉन्सेप्ट दिए हैं, जिसकी वजह से आज कल्याणकारी जो कार्य है वो सरकारें बहुत अधिक कर रही है। दूसरा, सरकार जब भी सार्वजनिक व्यय करती है तो उसका उद्देश्य होता है अधिकतम कल्याण को प्राप्त करना। अब अधिकतम कल्याण जो है हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका माप भी बिना मुद्रा के संभव नहीं है। तो ऐसे में सरकार जो होती है पहले कल्याण के क्षेत्रों का पता लगाती है, फिर सरकार उन क्षेत्रों के अंदर अपनी जो आय है उसको व्यय करती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। आगे, बजट का निर्माण भी मुद्रा के बिना संभव नहीं है, क्योंकि बजट के अंदर सरकार की आय तथा व्यय का ब्यौरा होता है। आय मुद्रा के रूप में मापी जाती है, व्यय मुद्रा के रूप में मापा जाता है। तो जो भावी आय तथा व्यय का ब्यौरा है वही जो है बजट है, तो बिना मुद्रा के बजट भी संभव नहीं है। दूसरी, सरकार की आय तथा व्यय का अनुमान भी मुद्रा के माध्यम से ही लगाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राजस्व के क्षेत्र के अंदर, सरकार की आय तथा व्यय के क्षेत्र के अंदर जब मुद्रा का काफी बड़ा योगदान है। आगे, पूंजी निर्माण में महत्व। मुद्रा के माध्यम से धन संचय होता है और उससे बचत को बढ़ावा मिलता है, और ये जो बचत होती है उसी बचत को जो आगे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और उस इन्वेस्टमेंट के कारण मुद्रा जो पूंजी निर्माण है उसको बढ़ावा मिलता है। दूसरा, मुद्रा के माध्यम से जो है साख निर्माण को बढ़ावा मिला है, और ये जो साख निर्माण है ये पूंजी निर्माण का आधार है, क्योंकि साख निर्माण के माध्यम से ऋण दिया जाता है और उस ऋण को जो है निवेश करके जो है पूंजी का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से चाहे बचत के माध्यम से निवेश को बढ़ाना हो, चाहे ऋण के माध्यम से निवेश को बढ़ाना हो,
ये मुद्रा के द्वारा ही संभव हुआ है और इससे जो है पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिला है। और जिस देश के अंदर जितना ज़्यादा पूंजी निर्माण होता है उस देश के अंदर उतनी ज़्यादा उत्पादन क्षमता बढ़ती है और किसी भी देश के अंदर जितनी ज़्यादा उत्पादन क्षमता बढ़ती है उस देश के अंदर आय, उत्पादन तथा रोजगार का स्तर उतना ही अधिक होगा और एक देश का विकास है वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार मुद्रा ने जो है पूंजी निर्माण को बढ़ा करके एक देश के विकास में जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कीमत स्थिरता को महत्व। किसी भी देश के विकास के लिए कीमतों का स्थिर रहना बहुत ही जरूरी है। अगर कीमतें कम हो जाती है तो वो भी एक देश के लिए नुकसानदायक है, अगर कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वो भी एक देश के विकास में बाधा है। अब अगर मुद्रास्फीति आती है यानी कीमतें बहुत अधिक बढ़ने लगती है तो कीमतों का बढ़ने का जो कारण होता है वो सप्लाई ऑफ मनी का बढ़ना होता है। अगर सप्लाई ऑफ मनी को कम कर दिया जाए तो ये कीमतें कम हो जाएंगी। तो सप्लाई ऑफ मनी जो है मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसको सरकार जो अगर मुद्रा का प्रचलन है तो उसको जो आसानी से कंट्रोल कर सकती है और मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर मुद्रा की अपस्फीति है यानी कीमतें कम हो रही है तो उस अवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जाना चाहिए। तो मुद्रा के माध्यम से सरकार जो मुद्रा की पूर्ति को आसानी से बढ़ा सकती है और कीमतें जो गिर रही है उस गिरती हुई कीमत को रोक सकती है। तो इस प्रकार मुद्रा के माध्यम से मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित किया जा सकता है और अपस्फीति को भी नियंत्रित किया जा सकता है। आगे व्यापार चक्र को नियंत्रित करने में सहायक। व्यापार चक्र क्या होते हैं कि भी कोई भी देश है उस देश के अंदर कभी तेजी और कभी मंदी, इस प्रकार से मंदी और तेजी के जो सर्कल आते हैं, ये तेजी की अवस्था, ये मंदी की अवस्था है, इसको हम जो है व्यापार चक्कर कहते हैं। और ये जो व्यापार चक्कर होते हैं ये ज्यादातर जो आते हैं इसका कारण जो होता है वो बचत और निवेश में असंतुलन होता है। जब कभी भी सेविंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो तेजी की अवस्था होगी और अगर बचत अधिक है और इन्वेस्टमेंट कम है तो वो मंदी की अवस्था होगी। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो होता है उनको मुद्रा के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है या इनके बीच में कितना असंतुलन है उसको मापा जा सकता है। तो अगर हमें एक बार इनके बीच में डिफरेंस का पता चल जाता है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, फिर उनका समाधान भी किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सेविंग जो वो 100 करोड़ की है और इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ रुपए का है, इसका मतलब 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो इस अवस्था के अंदर हम जो ऐसी पॉलिसी अपनाएंगे कि या तो ये बचत बढ़ करके इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए या इन्वेस्टमेंट कम होकर के सेविंग के बराबर हो जाए। तो हमें ये जो 50 का डिफरेंस है इसको जो है कवर करना है। तो इस प्रकार से मुद्रा जो होती है वो बचत और निवेश के बीच में जो असंतुलन है उस असंतुलन को मापने में मदद करती है और फिर उसके माध्यम से जो है व्यापार चक्र है उनको नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का परोक्ष महत्व। अभी तक हमने देखा कि मुद्रा का जो है आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष महत्व जो काफी अधिक है। इसके साथ साथ जो मुद्रा है वो अप्रत्यक्ष रूप से भी आर्थिक क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का क्या क्या महत्व है उसको अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याओं का समाधान। अब वस्तु विनिमय जो प्रणाली है उसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, मूल्य का माप, संचय की समस्या होती थी। अब मुद्रा ने जो है इन सभी चीजों का समाधान कर दिया है। दोहरी आवश्यकताओं के संयोग की जरूरत नहीं है, यानी अब हमें उस व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं है जिसे हमारी वस्तु की आवश्यकता हो और उसके पास हमारी जरूरत की वस्तु हो। अब हम अपनी वस्तु को जो है मुद्रा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम जो अपनी पसंद की वस्तु है मुद्रा के बदले में दूसरे व्यक्ति से खरीद लेंगे। दूसरा मूल्य का जो माप है, अब प्रत्येक वस्तु जो है उसका मूल्य जो है वो मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है और धन संचय जो है वो भी आसानी से मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। दूसरा, ये जो दोहरी आवश्यकताओं का संयोग है उसको ढूंढने में काफी समय भी लगता था, तो ये समय की जो बचत है वो भी मुद्रा के कारण हुई है। इसी प्रकार से मुद्रा के कारण जो बाजार का विस्तार हुआ है, क्योंकि जब मुद्रा जो दोहरिया जो ये अपने वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसकी समस्याओं का समाधान हुआ है तो उससे वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन बढ़ा है और वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन बढ़ने की वजह से बाजार का विस्तार हुआ है और बाजार का विस्तार होने के कारण क्योंकि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होने लगा है तो इससे साधनों का अच्छा उपयोग होने लगा है, पूर्ण उपयोग होने लगा है और जो आर्थिक कुशलता है उसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, केंद्रीय समस्याओं का समाधान। जो मुख्य रूप से केंद्रीय समस्याएं होती है, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किन के लिए उत्पादन किया जाए, इन समस्याओं का समाधान जो है मुद्रा ने कर दिया है। क्या उत्पादन किया जाए ये तो एक देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके करना होता है। अब उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन में उस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा जिससे लागत जो वो कम से कम हो, यानी लागतें कम होनी चाहिए।
दूसरा, उत्पादन किन के लिए किया जाए? उत्पादन उन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए किया जाएगा जो किसी वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत देने के लिए तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से जब ये आर्थिक से जो मुख्य रूप से केंद्रीय समस्याएं हैं, अगर इन केंद्रीय समस्याओं का समाधान मुद्रा करती है, तो उसके कारण फिर लगातार वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन जो अर्थव्यवस्था में होता रहता है। साख का आधार, बैंक जो भी साख का निर्माण करते हैं उसके पीछे जो है जमा मुद्रा ही होती है। मान लीजिए बैंक के पास में जो 1,000 रुपये आते हैं और जो साख गुणक है उसका मूल्य 3 है, तो बैंक जो है 3,000 के बराबर लोन दे सकती है। लेकिन ये गुणक का मूल्य चाहे कुछ भी हो, जब तक बैंक के पास में जमा नहीं होगी तब तक बैंक जो आगे उधार नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से जो बैंक जो उधार देते हैं, उस उधार के पीछे, उस साख निर्माण के पीछे जो मुद्रा होती है उसी की शक्ति होती है। तो मुद्रा जो है उसने साख निर्माण को बढ़ावा दिया है। आगे आर्थिक विकास का सूचकांक। मुद्रा जो होती है आर्थिक विकास का मापक है, आर्थिक विकास का सूचकांक है। आर्थिक विकास जो होता है वो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है, प्रति व्यक्ति आय पर निर्भर करता है और आय के वितरण पर निर्भर करता है। और राष्ट्रीय आय का माप मुद्रा के द्वारा किया जाएगा, प्रति व्यक्ति आय का माप मुद्रा के द्वारा किया जाएगा और आय का वितरण है वो भी मुद्रा के माध्यम से ही होता है। अगर किसी देश में राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है और आय का वितरण है वो समान हो रहा है, तो ये माना जाएगा कि भी उस देश का विकास हो रहा है। तो आर्थिक विकास को मापने के लिए जो मुद्रा काफी सहायता करती है। आगे तुलना में सहायक। विभिन्न देशों में तुलना की बात हो, चाहे विभिन्न राज्यों में तुलना की बात हो, ये जो तुलना होती है वो अनेक आधार पर की जा सकती है। हम तुलना आय के आधार पर कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय के आधार पर कर सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कर सकते हैं। हम ये तुलना जो है बचत के आधार पर कर सकते हैं और ये तुलना निवेश के आधार पर भी की जा सकती है। तो जब तक हमारे पास में मुद्रा नहीं होगी तब तक हम ना तो आय को माप सकते हैं, ना हम बचत को माप सकते हैं, ना हम निवेश को माप सकते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा ने हमारे पास में जो विभिन्न प्रकार के आर्थिक पैरामीटर्स है उनका माप उपलब्ध करवाया है और उन मापों के आधार के ऊपर जो है हम विभिन्न देशों में, विभिन्न राज्यों में तुलना कर सकते हैं। आगे पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि। मुद्रा के कारण जो है पूंजी की गतिशीलता काफी ज्यादा बढ़ गई है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से अपनी संपत्ति को ले जा सकते हैं। जैसे हमारी जमीन जो है एक जगह पर है, हम उस जमीन को बेच करके मुद्रा प्राप्त करेंगे और दूसरी जगह जा करके अपनी पसंद की अन्य संपत्ति खरीद लेंगे। तो इस प्रकार मुद्रा के कारण संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगी है। दूसरा, मुद्रा के कारण जो है जो उद्योग है उसमें से पूंजी को निकाल करके दूसरे उद्योग में लगाना संभव हुआ है। एक उद्योग, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने जूते का उद्योग कर रखा था और वो जूता उद्योग की बजाय कपड़ा उद्योग में जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उस जूता उद्योग को जो है बेच देगा, मुद्रा प्राप्त करेगा, यानी उसकी पूंजी तो वहां से निकल गई और उसको जो कपड़ा उद्योग में लगा देगा। इसी प्रकार से मुद्रा के माध्यम से हम कम आवश्यकता वाले उद्योगों से अधिक आवश्यकता वाले उद्योगों में पूंजी लगा सकते हैं कि जिन उद्योगों की हमें कम आवश्यकता है उन उद्योगों में से हम जो है अपनी पूंजी निकालेंगे और जो अधिक आवश्यकता वाले उद्योग है उन उद्योगों के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। भौतिक प्रगति के लिए प्रेरणा। मुद्रा के कारण जो विभिन्न क्षेत्रों में निवेश में बढ़ोतरी हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र की बात हो, चाहे वो सेवा क्षेत्र की बात हो, और जब इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ा है तो उसकी वजह से निवेशकों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। और एक बार जब किसी भी कार्य के कारण किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो फिर उसको और अधिक काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उसे पता है कि पहले मैंने कोई कार्य किया उससे मुझे इनकम हुई है, अब अगर मुझे इनकम हुई है तो उसका एक हौसला बढ़ता है, उसको प्रेरणा मिलती है और उससे वो और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। और जब वो और अधिक कार्य करेगा तो उससे उसकी इनकम और बढ़ेगी, उसके जीवन स्तर में सुधार होगा, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो अच्छी प्रकार से अधिक वस्तुओं की और सेवाओं का प्रयोग वो कर सकता है। तो इस प्रकार मुद्रा जो होती है वो एक प्रकार से व्यक्ति की भौतिक प्रगति के लिए उसको प्रेरित करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे, ज्यादा से ज्यादा आय प्राप्त करे और ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करे। सामाजिक कल्याण का मापक। जो मुद्रा है वो मुद्रा समाज कल्याण को भी मापती है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से हमें पता चलता है कि भी किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय है उस राष्ट्रीय आय का कितना भाग समाज कल्याण के कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। यानी सरकार जो है कितना शिक्षा पर खर्च कर रही है, कितना सरकार सार्वजनिक चिकित्सा पर खर्च कर रही है, बिजली पानी की जो व्यवस्था है उसके ऊपर सरकार के द्वारा कितना खर्च किया जा रहा है, जो मनोरंजन के साधन है उनके ऊपर सरकार का कितना व्यय
हो रहा है। तो इन कार्यों के ऊपर जो जितना ज़्यादा सरकार जो है अपनी आय, राष्ट्रीय आय का जो है खर्च करती है, उतना ही अधिक लोगों का कल्याण होता है। तो इस प्रकार से अधिकतम सामाजिक कल्याण का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में मुद्रा जो होती है वो सहायक होती है। श्रम विभाजन, जो मुद्रा है, मुद्रा के कारण जो है निवेश में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। अब जब निवेश में वृद्धि हुई है तो उसके कारण जो है पूंजीगत मशीनें अधिक मात्रा में प्रयोग होने लगी है और बड़ी मात्रा में जो है उत्पादन होने लगा है। और जब बड़े स्तर पर हम उत्पादन करते हैं तो उसके कारण श्रम विभाजन संभव होता है। श्रम विभाजन के माध्यम से जो है लागत में कमी आती है एक तरफ, दूसरी तरफ जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो जब एक तरफ लागत में कमी आ रही है, दूसरी तरफ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से जो है निवेशकों को लाभ बढ़ता है और उस लाभ से प्रेरित होकर के निवेशक और अधिक निवेश करते हैं। तो अगर मुद्रा ना होती तो मुद्रा न होने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं बढ़ता, जिसके कारण ये जो श्रम विभाजन है ये संभव नहीं होता और इसके कारण जो श्रम विभाजन के कारण जो लाभ प्राप्त हो रहे हैं वो लाभ भी हमें प्राप्त नहीं होते। तो मुद्रा ने ही जो श्रम विभाजन को संभव बनाया है। आगे बाजार का विस्तार, जब से मुद्रा आई है तब से जो है लोगों की प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ी है और उसकी वजह से उनकी आय में भी वृद्धि हुई है, उत्पादन में भी वृद्धि हुई है और उत्पादन तथा आय के बढ़ने के साथ साथ जो विनिमय है उसमें भी वृद्धि हुई है और जिसके कारण मांग में वृद्धि हुई है। मांग में वृद्धि के कारण जो है बाजार के आकार का विस्तार हुआ है और किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में बाजार का आकार जितना ज्यादा विस्तृत होता है उस देश के डेवलपमेंट की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। आगे अनार्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, मुद्रा का जो आर्थिक क्षेत्र में तो महत्व है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष महत्व भी काफी अधिक है और अप्रत्यक्ष महत्व भी काफी अधिक है। इसके साथ साथ मुद्रा का जो है अनार्थिक क्षेत्र में महत्व है वो भी कम नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं कि अनार्थिक क्षेत्र में मुद्रा का क्या क्या महत्व है। पहला, सामाजिक क्षेत्र में महत्व, मुद्रा का जो सामाजिक क्षेत्र में काफी महत्व है। जब से मुद्रा आई है तब से लोगों को सामाजिक स्वतंत्रता मिली है। सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि भी अब एक व्यक्ति के लिए इस बात की कोई बंदिश नहीं है कि भी वो जो है एक विशेष प्रकार का ही कार्य करे, एक विशेष प्रकार की वस्तु का ही प्रयोग करे, एक विशेष प्रकार के क्षेत्र में ही रहे, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी संपत्ति आसानी से ले जा सकता है, एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर रहने के लिए जा सकता है। तो इससे एक व्यक्ति को जो है समाज में स्वतंत्रता हासिल हुई है। दूसरा, मुद्रा के माध्यम से लोगों के आत्मसम्मान में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि मुद्रा जो है एक व्यक्ति के जब हाथ में होती है तो वो उस मुद्रा का प्रयोग कैसे करता है इस बात की उसे पूरी स्वतंत्रता होती है। तो ऐसे में जो है अपने आत्मसम्मान के अनुसार उसे जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है, उन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने के लिए एक व्यक्ति स्वतंत्र होता है। दूसरा, मुद्रा के माध्यम से जो है अब लोग व्यवसाय की स्वतंत्रता भी हासिल करने लगे हैं। पहले क्या होता था कि भी एक व्यक्ति जो होता था, जो उसका पुश्तैनी व्यवसाय होता था उसी को ही करता रहता था, क्योंकि इसके अलावा उसके पास में कोई और व्यवसाय के विकल्प नहीं थे। लेकिन जब से मुद्रा आई है तब से निवेश के अलग अलग जो है क्षेत्र खुल गए हैं। अब निवेश के अलग अलग क्षेत्र खुलने के कारण लोगों के पास में बहुत सारे विकल्प आ गए हैं कि वो किसी भी व्यवसाय को अपना सकते हैं। तो इस प्रकार मुद्रा के माध्यम से लोगों को व्यावसायिक स्वतंत्रता की भी मिली है। दूसरा, मुद्रा जो होती है समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। जिस व्यक्ति के पास में जितनी ज्यादा मुद्रा होती है आज के वर्तमान सिनेरियो के अंदर, उस व्यक्ति को समाज में उतनी ज्यादा प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तो बहुत हद तक मुद्रा जो होती है वो सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक है। राजनीतिक क्षेत्र में महत्व, राजनीतिक क्षेत्र में भी मुद्रा का जो है काफी अधिक जो है महत्व है। मुद्रा के माध्यम से सरकार जो होती है आसानी से कर वसूल कर सकती है और फिर उस कर से जो उसको आय प्राप्त होती है उस आय को जो है विभिन्न कार्यों पर खर्च कर सकती है, चाहे वो समाज कल्याण के कार्य हो, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा के कार्य हो, चाहे वो पुलिस व्यवस्था की बात हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा की और बाहरी सुरक्षा की बात हो। सरकार जो है देश की आवश्यकताओं के अनुसार उस मुद्रा को खर्च कर सकती है। दूसरा, जब लोग कर देते हैं तो उनमें राजनीतिक चेतना भी आती है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार जो है उन्हीं के पैसे का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्य करती है और अगर जनता को लगता है कि उन्होंने सरकार, जिस सरकार को चुना है उस सरकार ने उनके द्वारा प्रयोग किए दिए गए कर का दुरुपयोग किया है, तो वो जो है उस सरकार को नेक्स्ट टाइम बदल देते हैं।
तो जब कोई व्यक्ति कर देता है तो उसमें राजनीतिक चेतना भी आती है, वो सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के ऊपर नज़र रखता है। मुद्रा के माध्यम से सरकार जो है अनेक प्रकार के कल्याण कार्य करने में जो है वो समर्थ हुई है, क्योंकि मुद्रा से सरकार को जो है करों के माध्यम से आय प्राप्त हो रही है। सरकार सार्वजनिक ऋण के माध्यम से आय प्राप्त कर सकती है। सरकार घाटे का बजट अपना करके भी आय प्राप्त कर सकती है। तो इन सब कार्यों से जब सरकार को धन की प्राप्ति होती है, मुद्रा की प्राप्ति होती है, तो उसे सरकार जो है विभिन्न प्रकार के समाज कल्याण के कार्यों के ऊपर व्यय कर सकती है। तो इस प्रकार राजनीतिक क्षेत्र के अंदर जब मुद्रा का काफी महत्व है। और आज अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, जिसके अंदर जो है मुद्रा के बिना जो है इलेक्शन लड़ना संभव नहीं है, क्योंकि प्रचार प्रसार के लिए बहुत अधिक मात्रा में जो है मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ अपना जो ये टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।